वेलकम टू पनेश ट्यूटर। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हाल में ही राहुल गांधी जी ने आरएसएस पर एक इल्जाम लगाया कि इन्होंने 52 ईयर्स तक तिरंगा नहीं लहराया। इन्होंने ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में कही जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का कॉल दिया था उसी पर। अब सवाल आता है कि आरएसएस ने 52 ईयर्स तक तिरंगा क्यों नहीं लहराया। जब आरएसएस की स्थापना हुई तो डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवर ने ये सोचा था कि हिंदुस्तान जो है उसमें हिंदू संस्कृति अगर खत्म हो जाएगी तो जो जमीन बचेगी उसे आप हिंदुस्तान नहीं कह सकते। इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान में सभी को हिंदू संस्कृति को बचा कर रखने का आह्वान किया। जब डॉक्टर हेडगेवर ने 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना की, उस समय सिर्फ 4 मेंबर्स थे और आज 10 करोड़ से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएस के गठन और उसके संगठन के बारे में, आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इसके बढ़ते इन्फ्लुएंस के बारे में। आरएसएस ने किस तरह अपना बेस एक्सपेंड किया, 4 मेंबरों से हम इस बारे में भी जिक्र करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आरएसएस के जो प्रमुख होते हैं सर संघ चालक होते हैं, वो आजीवन इसके प्रमुख बने रहते हैं। पहले जो प्रमुख थे सर संघ चालक वो थे केबी हेडगेवर, केशव बालीराम हेडगेवर। इन्होंने ही आरएसएस की नींव रखी। केशव बालीराम हेडगेवर जो थे बचपन से ही ये परेशान थे कि कुछ मुट्ठी भर लोग किस तरह से हिंदुस्तान इंडिया पर कब्जा करके बैठे हैं। ऐसी क्या वजह थी कि इंडिया गुलाम रहा, ये सोच उन्हें परेशान करते रहती थी। जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्हें समझ आया कि हिंदू समाज बटा हुआ है। इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान को हिंदू संस्कृति के साथ एकजुट जोड़ने का फैसला किया और 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की नींव रखी। आप हैरान होंगे, उस समय इसको संघ कहते थे। कुछ महीनों के बाद इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पड़ा। उस समय से आज तक 6 सर संघ चालक हुए हैं और अभी के जो सर संघ चालक हैं वह हैं मोहन भागवत जी। ये पूरे आरएसएस को दिशा निर्देश करते हैं और उसको गाइड करते हैं कैसे चलना है। अब बात करते हैं आरएसएस की क्या ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि कहीं क्लियर लिखा नहीं है कि आरएसएस का क्या स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर आरएसएस को आप थोड़ा समझते हैं तो आपको समझ आता है कि सर संघ चालक के नीचे राष्ट्रीय सर कार्यवाहक हैं, एक ग्रुप है जो पूरे संघ को रेगुलेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसके फंक्शंस को, उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है। उसके नीचे सह कार्यवाहक हैं जो कि एक ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी की तरह पोस्ट हो सकती है, और उसके बाद क्षेत्रीय सह कार्यवाहक हैं जो कि एक जोन या स्टेटों के हैंडल करते हैं। उनसे नीचे सह कार्यवाहक जो कि 2 और 3 एक स्टेट में होते हैं और संघ के प्रचार को आगे लेके जाते हैं। फिर सह प्रांत प्रचारक जो कि स्टेट में अपने स्टेट के अंदर प्रचार करते होते हैं। उसके बाद प्रांत प्रचारक जो कि कुछ शहरों में अपनी संघ की आइडियोलॉजी को उसका प्रचार करते हैं। और फाइनली महानगर कार्यवाहक एक और पोस्ट है जिसमें शहरों में आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं वो संघ के आइडियोलॉजी को लेकर जाते हैं। ये था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि संघ की विचारधारा क्या है। संघ जो है वो अखंड भारत की बात करता है, एक भारत की बात करता है, श्रेष्ठ भारत की बात करता है। संघ के अंदर किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती, बल्कि संघ के अंदर जो उनका ध्वज होता है उसी को सबसे ऊपर रखा जाता है और ध्वज प्रणाम किया जाता है। किसी देवी देवता के आगे नहीं झुकते, बल्कि इस ध्वज के आगे, इस भगवत ध्वज के आगे झुकते हैं। संघ की जो कार्यकर्ता हैं उनकी यूनिफॉर्म भी समय रहते बदलती गई। व्हाइट शर्ट पहनते हैं, खाकी पैंट्स पहनते हैं, खाकी शॉक्स, ब्राउन बेल्ट होती है, काले शूज होते हैं और काली टोपी होती है। अगर आप देखो तो पहले ये हाफ पैंट पहनते थे, लेकिन 2016 में अब इसे बदल कर खाकी पैंट कर दिया गया है। समय के बदलते दौर में इन्होंने अब शॉर्ट्स के बजाय पैंट को अपना लिया है। अब बात करते हैं संघ जो 4 लोगों से शुरू हुई, आज 60,000 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं।
ये शाखाएं जो हैं पब्लिक प्लेसेस पर लगती हैं और ये जो शाखाएं हैं ये पब्लिक प्लेसेस पर इकट्ठा होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए, उनके फिट रहने के लिए एक्सरसाइज होती है। ये जो शाखाएं हैं सुबह या शाम को लगती हैं या वीकेंड्स में लगती हैं। ये शाखाएं जो हैं इसमें बच्चों को गेम खिलाया जाता है और जो बुजुर्ग हैं उन्हें कई तरह के योगासन, एक्सरसाइज करवाई जाती है और उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए अलग अलग फिलोसफिकल लेक्चर दिए जाते हैं और उन्हें फिट एंड ट्रेन रखा जाता है और माँ भारती की सेवा में उन्हें तत्पर रहने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो ये शाखा है और कहीं ना कहीं आपने भी बचपन में शाखा देखी होगी, जहाँ लगाई होगी, जहाँ आपने देखा होगा कि पार्कों में ये ध्वज प्रणाम करते हुए जहाँ इनकी शाखा लगते हुए। इन शाखाओं में 1 साल, 2 साल, 3 साल की ट्रेनिंग होती है। जो फाइनल ट्रेनिंग होती है वो नागपुर में होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कामों के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक बहुत सारे काम करता है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 35 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय किसान संघ है, राष्ट्रीय सेविका समिति है, विश्व हिंदू परिषद है। ऐसे 35 संस्थाएं हैं जिनसे आरएसएस लिंक है और जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। और आपने तो देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, आरएसएस जो लिंक पार्टी है, आज नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री हैं। आरएसएस से जुड़े जो नेता हैं आज भारत के शीर्ष पदों पर विराजमान है। आरएसएस में महिलाएं मेंबर नहीं बन सकती, इसीलिए आरएसएस ने अलग से राष्ट्रीय सेविका समिति बना रखी है जो कि फीमेल को गैल्वनाइज करते हैं, फीमेल को संघ का पार्ट बनाते हैं। आरएसएस की एक ब्रांच है सेवा भारती जो कि फ्लड में फंसे लोगों को, मुसीबत में फंसे लोगों को, नेचुरल आपदा में फंसे लोगों को बचाने का, उनको सेवा पहुंचाने का काम करती है। ऐसे ही 1962 के इंडो चाइना वॉर में हुआ। नेहरू संघ से बहुत चिढ़ते थे, मगर 1962 में जो संघ ने देश की सेवा की उससे नेहरू भी खुश हो गए। 1962 का वॉर था और फौजें जो थी वो लड़ाई लड़ रही थी। उस समय संघ ने दिल्ली की जो ट्रैफिक मैनेजमेंट किया, रसद पहुंचाया, फौज की मदद की। उससे इतने प्रभावित हुए नेहरू कि उन्होंने 1963 में जो परेड हुई थी उसमें संघ के मेंबरों को बुलाया और नेशनल रिपब्लिक डे के परेड में संघ के कार्यकर्ताओं ने पार्टिसिपेट किया। आप हैरान होंगे कि नेहरू जी ने वो भी इतने बड़े स्तर पर आरएसएस को आमंत्रित किया और उनकी रिकॉग्निशन की, उन्हें सम्मानित किया। अब देखो आरएसएस जो है अपने एजुकेशन विंग भी चलाती है। आरएसएस जो है वो इस कोविड में उनका बड़ा रोल था, रसद पहुंचाना, फैमिलियों को हेल्प करना, उनके घरों तक पहुंचाना। अब बात करते हैं संघ की बदलती विचारधारा के बारे में। संघ की आइडियोलॉजी काफ़ी चेंज होती जा रही है समय के हिसाब से। जब संघ की स्थापना हुई थी तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था देश के ऊपर गुलामी। संघ के जो पहले संस्थापक थे उनके मन में ये दुख रहता था कि इंडिया, भारत क्यों गुलाम हो गया। जब उनको ये समझ आया तो उन्हें ये ज्ञान हुआ कि इंडिया क्यों गुलाम होने का सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया डिवाइडेड रहा है। जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, रीजन के हिसाब से हिंदुस्तान बटा हुआ था। इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तानी संस्कृति को बढ़ावा देकर, प्रमोट करके पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का प्रयास शुरू किया। इस प्रयत्न से उनका यह मानना था कि अगर हिंदुस्तानी संस्कृति एक रहेगी तो हम पर कोई अटैक नहीं कर सकता, हमको कोई गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो संघ की विचारधारा ऐसी हुई कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, हिंदू संस्कृति के हिसाब से इसे आगे लेके जाया जाए। लेकिन खैर हिंदुस्तान को एक सेक्युलर पद्धति पर डेवलप करने का प्लान बनाया गया। इसीलिए संघ शुरू में संविधान और तिरंगा मानने से मना कर देता है। जब संघ ने यह मानने से मना कर दिया तो पूरे भारतवर्ष में इसकी बहुत आलोचना हुई। लेकिन तुरंत 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया और नाथूराम गोडसे संघ से ही जुड़े हुए थे। हालांकि संघ इस बात को इनकार करता रहा कि नाथूराम गोडसे आते जरूर थे, लेकिन नाथूराम गोडसे एक समय के बाद आना बंद हो गए। इसीलिए संघ का उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन 30 जनवरी 1948 के बाद संघ को बैन कर दिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ भी नहीं मिला संघ के खिलाफ। इसीलिए उन्होंने संघ पर बैन हटाने का
प्लान बनाया, लेकिन संघ को कहा कि हम आप पर बैन तब हटाएंगे जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानोगे और भारतीय फ्लैग को अपनाओगे। फाइनली संघ पर बैन हटा और संघ ने भारतीय संविधान और भारतीय तिरंगा को अपना लिया। संघ ने सिर्फ 3 बार तिरंगा लहराया। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा लगा, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद संघ ने 2002 तक तिरंगा नहीं लहराया। इस 52 ईयर्स तक संघ ने तिरंगा नहीं लहराया। यही सवाल राहुल गांधी ने संघ से पूछा। हालांकि 2002 के बाद संघ ने तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। हालांकि 2 बार और बैन हुआ, यानी कि टोटल 3 बार संघ पर बैन लग चुका है। एक बैन तो महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद हुआ, दूसरा बैन नेशनल इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी ने किया। जब नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई तो उस समय संघ का सपोर्ट जेपी आंदोलन को था। इसी बात से इरिटेट होकर इंदिरा गांधी जी ने 25 जुलाई 1975 को संघ पर रोक लगा दी, संघ पर बैन लगा दिया। हालांकि जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई तो संघ से बैन हटा लिया गया और संघ के सपोर्ट में जनता पार्टी बनी और वो जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी। तीसरा बैन संघ पर लगा 1992 में, जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया, तोड़ा गया। हालांकि ये सामने आया कि संघ डायरेक्ट लिप्त नहीं था, लेकिन संघ से जुड़े लोग लिप्त थे। यही एक खूबी थी कि संघ अपने आप को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बैन तो लगा लेकिन बहुत जल्दी ही संघ पर बैन वापस ले लिया गया। उसका कारण था कि संघ की ऐसा क्लियर कट संघ की पार्टिसिपेशन नहीं देखी गई थी, इसीलिए संघ पर अगेन बैन वापस ले लिया गया। ये संघ की बदलती सोच है। हालांकि संघ हिंदू राष्ट्र की बात करता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र, कई लोग अपने आप को हिंदू राष्ट्र से नहीं जोड़ते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स, सिख, SC ST, जैन, बुद्धिस्ट, ये लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। हालांकि हिंदू जो शब्द है हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इवन हिंदू में हिंदू का मतलब क्या है, ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल खड़ा किया गया है कि हिंदू का मतलब क्या होता है। क्या हिंदू में जैन, सिख, बुद्धिस्ट सब आते हैं, या सिर्फ हिंदू जो है हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है। खैर, जब ये जजमेंट आएगी तो और क्लियर हो जाएगा कि हिंदू किसे कहते हैं। मगर जो संघ की बातें हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, वो बाकी लोगों को इरिटेट करती हैं। अब संघ ने अपने दायरे को और बढ़ाया और बाकी जैसे सिखों के लिए कहता सिख संघ की स्थापना शुरू कर दी, और इसमें अभी भी 450 ब्रांचेस हैं। और आप हैरान होंगे, जब RSS ने राष्ट्रीय सिख संगत की बात करनी शुरू कर दी तो फिर पॉलिटिकल खेल था। तो कई जो लोग सिख पॉलिटिक्स खेलते हैं, अकाली उसमें से एक हैं, और SGPC भी इसके खिलाफ हुई और 2004 में ही SGPC ने संघ में पार्टिसिपेशन को मना कर दिया। लेकिन फिर भी संघ के सिख संगत जो है आज उसकी 450 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो काम कर रही हैं। दूसरा बड़ा तबका जो है मुस्लिम्स, जो कि संघ के हिंदू राष्ट्र में अपनी पहचान नहीं देखता है, इसलिए मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश की गई और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया गया और उन मुसलमानों को साधने की कोशिश की जो इस देश से प्यार करते हैं और इस देश के साथ हैं। अब रिसेंटली मोहन भागवत ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र जो है मुस्लिम्स के बिना नहीं बन सकता। मुस्लिम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं और मुस्लिम्स अपने आप को इस देश से पहचाने। तो इस तरह से ये बदलती सोच की वजह से आज 4 लोगों के साथ शुरू हुई संस्था आज 10 करोड़ से ज़्यादा है। आज इसकी 60,000 से ज़्यादा शाखाएं लगती हैं। ये इंडिकेट करता है कि संघ अपनी बदलते दौर में जो है आइडियोलॉजी भी बदलता जा रहा है। अब संघ जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसी बातें कर रहा है। अब बात करते हैं संघ इतना फैल कैसे गया। जैसे अभी आपने देखा कि संघ की बदलती आइडियोलॉजी हर भारतीय को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयास करता रहा है। हालांकि इसके कई लोगों के बिगड़े बोल जरूर हैं, मगर संघ जो है अपनी आइडियोलॉजी को देशभक्ति से जोड़कर एक्सपेंड करता गया और इसके साथ लोग जुड़ते गए। संघ ऐसी सारी कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट से चिढ़ते हैं, चाहे वो SC हो, मुस्लिम हो, सिख हो या बाकी धर्मों के लोग हों। इवन संघ के एक सर संघचालक गावलकर जी थे, उनकी किताब थी
बंचेस ऑफ थॉट। उन्होंने उस किताब में लिखा मुस्लिम क्रिश्चियन जो हैं इस देश के लिए खतरा है। फिर भी संघ जो है मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और बदलते दौर के साथ बदल रहा है। संघ जो कि महाराष्ट्र की एक संस्था थी, धीरे धीरे पूरे भारत में कैसे फैल गई। एक्चुअली संघ जो है महाराष्ट्र में सीमित थी, लेकिन 1930 के करीब संघ के संस्थापक हेडगेवर जी BHU गए। वहां पे मदन मोहन मालवीय ने उन्हें एक कमरा दिया। इसकी वजह से संघ जो है पूरे भारत में फैलने को उतारू हो गया और उसने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। इस तरह से संघ जो है सिर्फ महाराष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशन ना रहकर पूरे भारतवर्ष में फैल गई। संघ पर जब 1948 में बैन लगाया गया था तो संघ को एहसास हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना कितना जरूरी है, पावर में रहना कितना जरूरी है। इसलिए उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सपोर्ट किया। धीरे 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 जनता पार्टी को सपोर्ट किया। 1980 में जनता पार्टी के टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनता पार्टी आज धीरे धीरे देखो, आज भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर हैं देश के शीर्ष पदों पर आसीन हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या बाकी कद्दावर नेता। ये सब संघ से किसी न किसी समय में जुड़े रहे हैं। इसलिए संघ जो है अपनी एसेंस को बचाने के लिए बदलते दौर में बदली, लेकिन फिर भी संघ के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत बड़ा है। जो हिंदू राष्ट्र है अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि देश सेकुलर है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन बहुत जरूरी है। इसमें जैसे मोहन भागवत जी ने पहले ही कहा है कि हिंदू राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग आते हैं, इसलिए संघ को चाहिए कि वो बाकी धर्मों के लोगों को अपने में समाहित करने के लिए हिंदू राष्ट्र की जगह भारत राष्ट्र की बात करे और पिछड़े वंचितों के हितों के लिए काम करे। साथ में जो मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है देश के अंदर वो ना हो, चाहे गाय के खाने के नाम पर या जैसे कि गौ तस्करी के नाम पर उनके साथ जातियां हो रही हैं या किसी न किसी तरह से मुस्लिमों के साथ जातियां हो रही हैं, ये ना हो। उसी तरह से और भी कई धर्मों के लोग हैं जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी से परेशान है। संघ को चाहिए कि उन सब पर लगाम लगाने की कोशिश करे। फ्रेंड्स, संघ जो है ऑफ कोर्स एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मगर समय के साथ इसके आइडियोलॉजी में बदलाव आ रहा है। मगर जब तक ये संघ सभी धर्मों के लोगों को अपने में जोड़ेगा नहीं, संघ जो है इसकी जो क्रिटिसिज्म है होती रहेगी। संघ जो है बाकी धर्मों के लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाया और जिस बात की वो कामना करता है हिंदू राष्ट्र, वो बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जो है सिर्फ हिंदुओं से नहीं बनता, बाकी धर्मों को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र की जगह भारत राष्ट्र की बात संघ को करनी चाहिए। ये मेरा एडवाइस है संघ को। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। अगर आप संघ से जुड़े हैं और अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी लिखें और साथ में इसको लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी एनालिसिस के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।